बच्चों, आज आप भूगोल विषय के वितरण के मानचित्र का अध्ययन करेंगे। मानचित्र मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की स्थिति और वितरण को दर्शाना होता है। जैसे आप भारत के मानचित्र को देख रहे हैं कि यह भारत का मानचित्र है, एक महाराष्ट्र का मानचित्र है। यह उस माने हमारे देश के और राज्य के मानचित्र की स्थिति बता रहा है। और दूसरा उद्देश्य जो वितरण का है वह प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटकों का वितरण दिखाया जाता है। जैसे आप पहले मानचित्र में भारत का प्राकृतिक स्वरूप देख रहे हैं और दूसरे मानचित्र में जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए हम प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटकों को दर्शाते हैं। प्राकृतिक घटक में जैसे वर्षा, तापमान या उस स्थान की ऊंचाई को दर्शाया जाता है, और जो सांस्कृतिक घटक है उसमें जनसंख्या या पशुओं की संख्या दिखाई जाती है। और यह संख्या हम एक सांस्कृतिक जानकारी के आधार पर दर्शाते हैं। और अगर हम यह सांख्यिकी जानकारी के आधार पर जब किसी भी वितरण को, किसी भी घटक को दिखाते हैं तो यह बहुत ही स्पष्ट होता है। यहाँ आप मानचित्र के दर्शाने की जो पद्धति है, वितरण की जो पद्धति है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आप जानिए कि वितरण की मुख्य रूप से 3 प्रकार की पद्धति है। आप देख रहे हैं, पहली पद्धति बिंदु पद्धति, दूसरा क्षेत्र घन पद्धति और समघन पद्धति है। आज आप एक एक पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप बिंदु पद्धति को देखिए। जैसा कि यहाँ अमरावती ज़िले में जनसंख्या का वितरण दर्शाया गया है, और बिंदु पद्धति में जनसंख्या और पशुओं की संख्या या संख्यात्मक जो आंकड़े होते हैं उसको दर्शाना काफ़ी ठीक होता है। बिंदु पद्धति में हम बिंदुओं के माध्यम से जनसंख्या को आसानी से दर्शा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले से सांख्यिकी जानकारी का होना आवश्यक है। सांख्यिकी जानकारी में न्यूनतम और अधिकतम संख्या की जानकारी होनी चाहिए कि किसी स्थान की जनसंख्या जैसे आप दर्शा रहे हैं तो जनसंख्या कहाँ कितनी है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, वह होना चाहिए। और जो बिंदु आप दर्शाएंगे उस बिंदु का आकार समान होना चाहिए। उसमें जो घटक का घनत्व तो कहाँ कैसा है वो भी मालूम होना चाहिए। और इसके लिए एक पैमाना चाहिए। पैमाने का मतलब कि बिंदु का एक मूल्य निर्धारित किया जाता है कि उस बिंदु में का एक जो मूल्य है वो कितनी जनसंख्या के बराबर है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ग्रामीण जनसंख्या है उसे बिंदु द्वारा ही दर्शाया जाता है, तो एक बिंदु का मूल्य यहाँ पर 10,000 जनसंख्या के बराबर दर्शाया गया है। और इसके अलावा जो नगर की जनसंख्या होती है उसे हम गोल से दर्शाते हैं। जनसंख्या अधिक होने पर गोल बड़ा होता है और जनसंख्या कम होने पर उसका आकार छोटा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमरावती ज़िले में जो जनसंख्या है वह सबसे ज़्यादा है, 5 लाख है। वहीं पर आप अचलपुर और इधर वरुण और अंजनगांव, सुरजी के छोटे गोले देख रहे हैं, अर्थात वहाँ की जनसंख्या अमरावती की जनसंख्या से कम है। तो इस तरह से आप बिंदु पद्धति में ध्यान रखिए कि बिंदुओं के माध्यम से उस घटक को दर्शाया जाता है। बिंदु का आकार समान होना चाहिए। इसके लिए सांख्यिकी जानकारी होना जरूरी है पहले से कि कहाँ की जनसंख्या कितनी है, कम है कि ज़्यादा है। और उसके लिए हमें आवश्यक है कि एक बिंदु का मूल्य
का पैमाना होना चाहिए। तो इसके बाद आप दूसरा जो पद्धति देख रहे हैं वह क्षेत्र घन पद्धति है। इसमें रंग छटा और कृष्ण धवल पद्धति का उपयोग किया जाता है। जनसंख्या के लिए यह पद्धति उपयुक्त है। जैसा कि पहला जो आप मानचित्र अमरावती ज़िले का देख रहे हैं, यह रंग छटा पद्धति से दर्शाया गया है। इसमें सांख्यिकी जानकारी के आधार पर ही हम रंग को दर्शाते हैं। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होगा, वहाँ पर डार्क कलर से अर्थात गाढ़े कलर से हम उसे दर्शाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमरावती ज़िला है, वहीं पर अचलपुर है, अंजनगांव, सुरजी है, इसको आप डार्क में देख रहे हैं। तो पहले पूरे मानचित्र की सांख्यिकी जानकारी रखने के बाद उसको हम कई 5 से लेकर 7 वर्गों में विभाजित करके, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है गाढ़े कलर से और जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ हल्के कलर से इसको दर्शाते हैं, और उसका एक नीचे घनत्व के आधार पर सूची भी बनाते हैं। तो घटकों का मापन और सर्वेक्षण पहले से करके जानकारी ली जाती है। दूसरा भी उसी तरह से आप देख रहे हैं, एक कृष्ण धवल पद्धति है, आकृतिबंध पद्धति है, जिसमें भी सांख्यिकी जानकारी के आधार पर यह आकृतिबंध काले और सफ़ेद के आधार पर किया जाता है। यह भी आपको समझ में आना चाहिए कि यह दो जो पद्धतियां हैं, यह जनसंख्या पद्धति के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती हैं। इसके बाद तीसरा जो देख रहे हैं वह समघन पद्धति है। इस पद्धति द्वारा हम ऊंचाई, तापमान और वर्षा के वितरण को दर्शा देते हैं। इसमें सममूल्य रेखाओं का उपयोग किया जाता है। जब किसी भी क्षेत्र का घटक का वितरण बार बार होता है अर्थात जल्दी जल्दी बदलता है, तो वहाँ पर यह सममूल्य रेखाओं का उपयोग किया जाता है, और अलग अलग जो उसके, जैसे वर्षा का यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ अमरावती ज़िले का वार्षिक वर्षा कितनी है, तो आप देख रहे हैं कि उत्तर दिशा में यह वर्षा का जो वितरण है वह बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन वहीं मध्य में आप देख रहे हैं कि वर्षा समान रूप से दिखाई दे रही है, कि वहाँ आप सममूल्य रेखाओं को आप दूर दूर देख रहे हैं। तो जब सममूल्य परिवर्तन अधिक होता है, पास पास अगर आप सममूल्य रेखा को देखेंगे तो इसका अर्थ होता है कि परिवर्तन वहाँ पर उस घटक का यह अधिक है, और अगर रेखाएं दूर दूर रहती हैं तो परिवर्तन मंद होता है। तो इसमें भी पहले से सांख्यिकी जानकारी रख करके उसका जो वार्षिक, जैसे यहाँ पर वर्षा दर्शाया है, उसे हम दर्शाते हैं। यह काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। तो इस तरह से समघन पद्धति के आधार पर हम ऊंचाई को, तापमान को और वर्षा को मानचित्र में दर्शाते हैं। तो यह आपके लिए 3 पद्धतियां ध्यान में रखना है: बिंदु पद्धति, क्षेत्रघन पद्धति और समघन पद्धति। इसके अलावा आपको भौगोलिक क्षेत्र भेंट से संबंधित जानकारी रखना है। भौगोलिक क्षेत्र भेंट का अर्थ होता है किसी स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से जा करके उसका स्पष्ट निरीक्षण करना और वहाँ की जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटकों की जानकारी है उसे ज्ञात करना। किसी स्थान पर हम प्रत्यक्ष रूप से गए, वहाँ का निरीक्षण किए और उन प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटकों की पूरी जानकारी लिए, इसके बाद में तो फिर उसका हम वर्णन किए या उसका अध्ययन किए, तो ये हमारा क्षेत्र भेंट होगा। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो किसी स्थान का आप स्थान की जो जानकारी लेते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से आप अध्ययन करते हैं, लेकिन उसी स्थान पर आप जा कर के अध्ययन करेंगे तो यह आपका एक भौगोलिक क्षेत्र भेंट होगा।
इसके लिए आवश्यक है कि आप पहले से कुछ तैयारी करेंगे। उस स्थान पर जाने के पहले तो आप स्थान का चुनाव करेंगे। मानचित्र उस स्थान का होना चाहिए। वह आपके स्थान से कितनी दूरी पर है यह भी ज्ञात होना चाहिए। जाने के लिए हमें कौन कौन से परिवहन मार्ग का उपयोग करना पड़ सकता है या कौन सुविधाजनक है उसे आप ज्ञात करेंगे। किस साधन से जाएंगे यह जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ उस स्थान पर जाने के पहले आपको एक नमूना प्रश्नावली भी तैयार करना होगा कि हम वहाँ पर क्या क्या देखेंगे, उसके लिए एक प्रश्नावली तैयार करेंगे। आप किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के लिए जाने के पहले उस क्षेत्र का चुनाव भी आपको करना है कि हम किसी नदी के किनारे भाग को देखना चाहेंगे, किसी बांध को देखना चाहेंगे या किसी समुद्र के तट पर जाएंगे, कोई पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक भूरूप है या संग्रहालय है अथवा वन क्षेत्र है, इसका आपको चुनाव करना पड़ेगा। और जाने के पहले आपको यह भी सोचना है कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि आपको एक जानकारी को लिखने के लिए एक पुस्तिका, एक नोट पुस्तिका होनी चाहिए। जो पहले से प्रश्नावली बनाए हैं वह एक नमूना प्रश्नावली साथ में होना चाहिए। पेन, पेंसिल, मापन पट्टी, टेप, दिशा सूचक यंत्र, थैली होना चाहिए, मानचित्र होना चाहिए, कैमरा और दूरबीन आपके पास होना चाहिए। यह कुछ क्षेत्र भेंट के लिए आवश्यक सामग्री जरूरी है। हाँ, जब आप किसी क्षेत्र भेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ आवश्यक सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। और पहली सावधानी तो हमारी वजह से वहाँ के पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे, पर्यावरण संतुलन बना रहे, कोई प्रदूषण न हो पाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भी शिक्षक आपके साथ गए हुए हैं उनके आदेश का पालन करना पड़ेगा। अन्य आवश्यक जानकारियों के लिए या विशेष जानकारी के लिए आप वहाँ के स्थानीय लोगों से भी संपर्क करेंगे और जो उनके द्वारा उचित जानकारी दी जाए, बताई जाए जो बात, वो आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको अब प्रथम उपचार की पेटी भी साथ में रखनी है उसके लिए, जिससे कि आपको कोई भी अगर परेशानी आए, दिक्कत आए तो आप तुरंत उसका उपचार कर सकें। पूरी जानकारी लेने के बाद आपको अंत में उस क्षेत्र का एक वृत्तांत लेखन भी करना है। वृत्तांत लेखन के लिए आपको कुछ मुद्दों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इन मुद्दों के आधार पर आप वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। जैसे आपको प्रस्तावना लिखना चाहिए, स्थान व मार्ग का जो मानचित्र है वह भी उसमें दिखाना चाहिए, जो प्राकृतिक घटक हैं उसको भी दिखाना है, उसका चित्र, फोटो वगैरह भी लगा सकते हैं। वहाँ की जलवायु कैसी है उसका वर्णन करना, जनसंख्या कितनी लगभग है उसका भी एक आंकड़ा, जो पर्यावरणीय वहाँ पर समस्याएं हैं उसके लिए कुछ उपाय भी आप सुझाएं, भूमि का उपयोजन और अंत में निष्कर्ष लिखना वृत्तांत लेखन में आवश्यक है। तो इस तरह से बच्चों, यह आपका पहला पाठ हुआ जिसे आप ध्यान से सुने और इससे संबंधित जो प्रश्न हम देंगे उसको भी आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।